गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी एक नई लेकिन बिना अपठित गद्यांश को देखेंगे। अपठित गद्यांश बेटा गद्य का ऐसा अंश जिसे पहले नहीं पढ़ा गया और वह आपकी पाठ्यक्रम की निर्धारित पुस्तकों से उद्धृत नहीं है, अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, पठित मतलब पढ़ा हुआ, मतलब नहीं पढ़ा हुआ। गद्यांश गद्य का अंश, जो कि पाठ का वह हिस्सा जो पहले ना पढ़ा गया हो वह अपठित गद्यांश कहलाता है। पर अपठित गद्यांश आपके पेपर में क्यों दिए जाते हैं बेटा, या आपको अध्यापिका इसका अभ्यास क्यों करवाती है, क्यों जरूरी है? तो ये बेटा जरूरी है सबसे पहले तो आपकी साहित्य में रुचि जगाना, कि आप लोगों के पास आपकी हिंदी की 1 या 2 किताबें होती है, आप पूरे साल उन्हीं को पढ़ते हैं। लेकिन जब आपको गद्यांश पढ़ने के लिए दिए जाते हैं अपठित और उसका अभ्यास आप करते हो तो आपकी धीरे धीरे पढ़ने में रुचि जागृत होती है ना, कि एक स्टेप है ये आपकी पढ़ने में इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए। ओके, फिर है भाव बोध व अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास, कि गद्यांश में क्या लिखा गया है। जब हम पढ़ेंगे तो सोचेंगे बेटा और उस पर चिंतन करेंगे, तो और जब चिंतन करेंगे तो हमें उसमें क्या भाव है उसका बोध करना आएगा, है ना। हम सोचेंगे और फील करेंगे ना चीज़ों को, और अर्थ ग्रहण की वो हमें क्या अर्थ दे रहा है। तो जब हम कोई कार्य करेंगे तभी हमें उन क्षमताओं का विकास होगा। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, अब आपको उसमें जो प्रश्न दिए जाते हैं बेटा, फिर जब आप उनका उत्तर लिखते हो तो आपको बार बार कहा जाता है कि अपने शब्दों में नहीं लिखना है, उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। आपको गद्यांश की कॉपी नहीं करनी है। बोलते हैं ना बेटा कि सेम लिखोगे अगर तो हम मार्क्स नहीं देंगे। वो इसीलिए ताकि आप लोग अपने अंदर के विचारों को लिखना सीखें, स्वयं को अभिव्यक्त दूसरों के सामने रखना सीखें। ओके, उसके बाद है बौद्धिक क्षमता का विकास। बौद्धिक क्षमता यो कि सोचेंगे, है ना, भाव बोध मतलब उसका भाव ग्रहण करेंगे, और बौद्धिक क्षमता आपका जो दिमाग है वो दौड़ेगा। प्रश्न होगा, प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे, उन शब्दों में नहीं लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, तो उस पर सोचेंगे फिर लिखेंगे, तो आपकी जो सोचने की क्षमता है, आपका जो मेंटल एबिलिटी है उसका डेवलप होगा। अध्ययनशीलता का एकाग्रता का विकास, पढ़ने की आदत तो होगी बेटा, लेकिन एकाग्रता बिल्कुल कंसंट्रेट होके माइंड को पढ़ना है। कहते हैं ना कि पेपर में अगर अपठित आता है तो ध्यान से उसे 2 बार पढ़ना है, अंडरलाइन करनी है, वो क्या कह रहा है ये समझना है। इन सब के लिए क्या है कि आसपास कुछ भी हो रहा हो नहीं, गद्यांश में क्या लिखा हुआ है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बेटा आपके सिलेबस में अपठित गद्यांश और पद्यांश रखे जाते हैं। ठीक है, अब हमको ये करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, ठीक है। सर्वप्रथम गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को पढ़ें, कि एक बार जब आपके सामने अपठित गद्यांश आता है और नीचे जो प्रश्न आए हैं आपको उन प्रश्नों को पढ़ना है। कहते हैं ना जब हमारे सामने कोई समस्या हो हम उसका समाधान खोजने निकलते हैं तो हम जल्दी सफल होते हैं। बिना उद्देश्य सफर किया जाए तो वो उद्देश्यहीन सफर ज़्यादा फायदा नहीं देता। हम गद्यांश को पढ़ेंगे, बस पढ़ना है, पढ़ लिया। 5 प्रश्न दिमाग में टन टन घंटी कर रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप उस गद्यांश और पद्यांश में ढूंढ रहे हो, तो फिर आप उसको ध्यान से पढ़ो। तो सबसे पहले एक बार जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को फटाफट पढ़ लो, ठीक, और पढ़कर दिमाग में बिठा लो कि ये प्रश्न है, इसी से रिलेटेड अगर गद्यांश है तो मुझे इनके उत्तर इसमें मिलेंगे, तो आप उसको बहुत ज़्यादा एकाग्र होकर पढ़ो। ठीक है, बोध एवं अर्थ ग्रहण के आधार पर गद्यांश के मूल भाव को भली भांति समझें। बहुत बार आपसे उसका शीर्षक पूछा जाता है ना, तो गद्यांश को पढ़ें और समझने का प्रयास करें बेटा कि आखिर ये गद्यांश किससे रिलेटेड है, इस गद्यांश और पद्यांश का मुख्य टॉपिक क्या है, कि वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। ध्यान रखें कि उत्तर सटीक एवं सारगर्भित हो। वो तो बेटा आप चाहे पाठ्यक्रम के करें चाहे अपठित करें, हर तरह के प्रश्नों का यही कि सारगर्भित हो और सटीक हो, कम शब्दों में अपनी बात कहने की वो उत्तर क्षमता रखता हो। ठीक,
उसके बाद गद्यांश की विषय वस्तु से संबंधित संक्षिप्त, रोचक तथा गद्यांश के मूल भाव पर केंद्रित शीर्षक का चयन करें। कि आप ये ध्यान रखो कि किस टॉपिक पे इसमें लिखा जा रहा है, उसी टॉपिक को, उसी के अर्थ को ध्यान में रखते हुए आप उसका शीर्षक का चयन करें। और आप लोग एक बड़ी गलती करते हैं बेटा कि जब शीर्षक लिखते हैं तो वो एक पंक्ति का शीर्षक हो जाता है। शीर्षक 1, 2 या 3 शब्दों में होता है बेटा, इससे बड़ा शीर्षक नहीं होता है ना। तो कोशिश करें कि उसका जो बहुत ज़्यादा मूल भाव है उसी को आप शीर्षक के रूप में लेकर बाहर आए, ठीक है। उसके बाद उत्तर हमेशा लेखन की शब्द सीमा के अनुरूप लिखें। और ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा कि जितनी लिमिट दी जाए उतना ही लिखें, क्योंकि ये लिमिट ही इसीलिए दी जाती है आप किसी कार्य को व्यवस्थित और नियम के अनुसार करना सीखें। बाकी क्या फर्क पड़ता है लिमिट देने का, आपकी इच्छा हो जितनी लिखो, 3 घंटे आपके जो मन में आए वो करो। नहीं बेटा, आपको ये सिखाना है कि अगर आपको बाउंड कर दिया जाए किसी चीज़ के लिए तो आपको उतने ही समय में, उतने ही शब्द सीमा में अपना कार्य करना है, तभी आपकी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास हो। अगर हम आपको शब्द सीमा नहीं दें तो आप एक उत्तर के लिए एक पेज भरोगे, और जब उत्तर में जरूरी 2 लाइनें हैं और आपने 1 पेज भरा है, मतलब बाकी की जो 8 या 9 लाइनें वो व्यर्थ है। उत्तर तो वही 2 लाइनों का है ना। तो इसीलिए जो शब्द सीमा दी गई है उसी में सार गर्भित और अच्छे शब्दों में अपना उत्तर लिखने का प्रयास करें, ठीक है। ये तो हुई क्या करना है। अब बेटा क्या नहीं करना है, ठीक है। क्या नहीं करना में गद्यांश की विषय वस्तु से भिन्न उत्तर नहीं होने चाहिए। पूछा क्या है, लिखा क्या है, मैं सिर्फ पैर की बातें नहीं करनी है, ओके। अपनी ओर से किसी नए तथ्य को जोड़कर उत्तर देने का प्रयास ना करें। जो उसमें लिखा है, जो उसके बारे में सही है, उन्हीं उत्तरों को अपने कॉपी में लिखें। गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरों एवं मुक्तियों को ज्यों का त्यों प्रश्नों के उत्तर में ना लिखें। भाषा को नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी भाषा में उस गद्यांश के उत्तरों को लिखना होता है। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक शब्दों का वहाँ कोई अर्थ नहीं रह जाता। आपसे जो पूछा जाए उसका सटीक भाषा में और एकदम प्रभावशाली भाषा में सधे हुए शब्दों में उत्तर लिखना है, क्योंकि अनावश्यक लिखे गए शब्द ना तो परीक्षक को प्रभावित कर पाते हैं और वह उन अनावश्यक शब्दों में उलझकर जो आपकी सही बात है उससे भी भटक जाता है। इसीलिए कोशिश करें जो पूछा जाए उसी का उत्तर लिखें, ओके बेटा।